तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो प्रश्न है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं भी विशेष सभ्यता किसे कहते हैं। मान लीजिए भी आज से 1000-2000 साल पहले इसी धरती या इसी भू धरा के ऊपर किसी अन्य प्राणियों या किसी अन्य लोगों का कभी निवास हुआ करता था। उस निवास के कारण यानी जो लोगों का यहाँ निवास था, उस निवास का हम मान सकते हैं भी जब कुछ जो पुरातत्व विभाग के जो सदस्य हैं, इतिहासकार हैं, उनका माना गया है कि भी जब धरती के अंदर उथल पुथल हुआ था तो जो ऊपर धरती के जो लोग थे वो तो धरती के अंदर नीचे दब गए थे तथा जो नीचे का भाग था वो भूमि के ऊपर आ गया था। तो इस कारण जो लोग दबे थे या अवशेषों के रूप में जो लोग दब गए थे, उन लोगों को जब यहाँ फिर पुनः इस धरा के ऊपर जो मानव प्रजाति है वो मानव प्रजाति पनपी तथा अपना बसाव जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को विस्तारित किया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता गया उसके बाद में यहाँ जिन जिन क्षेत्रों के आसपास में जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों की खुदाई की गई थी, उन खुदाई के अंदर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों को आधार मानकर हमारे जो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, उन लोगों या जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उनके द्वारा ये पता लगाया गया था भी इस क्षेत्र के अंदर यहाँ लोगों का निवास था, इन लोगों के अंदर ये उनकी परंपराएं थी। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं भी हमारे यहाँ जब विश्व के जो विश्व परिदृश्य पटल था उसके अंदर जब अनेक जगहों पर जिस तरह चीन है, यूनान है, वहां जब खुदाई की जा रही थी अपनी अपनी सभ्यताओं की खोज के लिए, उसी प्रकार हमारे भारत के अंदर भी जो सिंधु हमारी नदी थी उस सिंधु नदी के आसपास जब खुदाई का कार्य किया गया था। क्योंकि जब 1856 के अंदर कब 1856 के अंदर जब यानी यहाँ रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा था जब कराची से लाहौर तक, तब यहाँ एक टीले की खुदाई की गई थी और इस टीले की खुदाई के अंदर कुछ हमें प्राचीन कालीन अवशेष मिले थे। उन्हीं अवशेषों के आधार पर हमारे जो पुरातत्व विभाग के लोग थे या जो पुरातत्व विभाग के जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों द्वारा ये अनुमान लगाया गया था भी इस स्थान पर हो सकता है प्राचीन कालीन जो या इस धरती के ऊपर जो रहने वाले जो लोग थे उन लोगों के कुछ अवशेष हमें मिल सकते हैं। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं भी जब सिंधु घाटी जो हमारी नदी थी उसके आसपास के क्षेत्रों में जब खुदाई की गई थी तो उस खुदाई के अंदर हमें प्राचीन कालीन जो सभ्यताएं थी या जब हम प्राचीन कालीन जो लोगों का बसाव था उसके बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलनी प्रारंभ हुई। तो इसी प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सो सर्वप्रथम ये हम जानकारी लेते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की और कब। तो ये जो हमारी सिंधु नदी थी उस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो पुरातत्व विभाग के लोगों द्वारा जब खुदाई की गई थी तो उस खुदाई में जो प्राचीन कालीन जो हमारे लोग थे उनके कुछ अवशेष मिले, कुछ मृत भांड मिले, कुछ अन्य सामग्रियां मिली, जिनके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने और पुरातत्व विभाग के जो विद्वान थे उन विद्वानों ने अनुमान लगाया भी कभी ऐसा समय था जब इस धरती के ऊपर किन्हीं अन्य लोगों का भी बसाव था। तो इसकी खोज के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1920 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा की गई। कब 1920 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा के नेतृत्व में या उनके द्वारा एक यानी इसी सिंधु घाटी के आसपास एक जगह है जिसका नाम है हड़प्पा। हम कह सकते हैं भी सर्वप्रथम जो खुदाई की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमारे भारत के अंदर, वो स्थान कौन सा था? हड़प्पा। और इस हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। अब जब इस हड़प्पा की जब हम चर्चा करते भी हड़प्पा स्थान था कहाँ, तो ये था पश्चिमी प्रांत यानी जो हमारे भारत का जो पश्चिमी प्रांत था उस पश्चिमी प्रांत का एक क्षेत्र था या जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं? पश्चिमी प्रांत या पश्चिमी पंजाब, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में किस जगह पर है? पाकिस्तान में। इस क्षेत्र के अंदर यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान की एक जगह है जिसका नाम है मोंटगोमरी। उस जगह का नाम क्या है? मोंटगोमरी। इस मोंटगोमरी के आसपास जब दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा जो स्थान था उस स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई की गई थी भारत के अंदर। किस सभ्यता के अंतर्गत? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोंटगोमरी क्षेत्र था उसके आसपास में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की गई थी। और ये जो हड़प्पा था, ये हड़प्पा
रावी नदी के तट पर स्थित था। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर स्थित था। क्यों? क्योंकि हमारे जो भारत की उत्तरी सीमा है, उस उत्तरी सीमा के आसपास ऊपर से एक नदी बहती है जिसको प्राचीन काल में क्या कहते थे? सिंधु या सरस्वती नदी। इसके बाद में यानी जब 1920 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा जब खोज कर ली गई थी भी यहाँ प्राचीन कालीन जो हड़प्पा क्षेत्र है, इस हड़प्पा क्षेत्र की हम खुदाई करते हैं और इस खुदाई के अंदर हमको प्राचीन जो लोगों का यहाँ बसाव था उसके बारे में फिर इसी चर्चा को आगे करते हुए सन 1922 के अंदर, कब? सन 1922 के अंदर राखल दास बनर्जी द्वारा, किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी द्वारा पाकिस्तान के अंदर ही, जो वर्तमान पाकिस्तान है उसके अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी किसके नेतृत्व में? राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। कब? सन 1922 के अंदर। और ये जो मोहनजोदड़ो क्षेत्र है ये हम कह सकते हैं भी जो सिंध प्रांत है, वर्तमान में पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत के लरकाना के आसपास में इस जगह की खुदाई की गई थी। और इस जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? इस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अब जब भारत के अंदर 1920 और 1922 के अंदर जब सिंधु घाटी के आसपास के दो जगह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके पास में जब खुदाई की गई थी तो इनकी खुदाई के बाद में भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक ऐसे अवशेष या अनेक स्थानों पर इनके अवशेष मिलने प्रारंभ हो गए थे। क्यों इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लगभग जो हमारी प्राचीन कालीन सिंधु या जो सरस्वती नदी थी उसके आसपास के खुदाई के क्षेत्र में जितने भी इसके साक्ष्य मिले थे उन सभी साक्ष्यों को क्या नाम दिया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता। इस कारण ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हम क्या जानते हैं? नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, या इसको और क्या कहा जाता है? हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों? क्योंकि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर जब खुदाई की गई थी उन खुदाई के अंदर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यानी खुदाई के अंदर जो मकान थे वो पक्की ईंटों से निर्मित किए गए थे तथा बाहर पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया गया था तथा जो मकानों के अवशेष मिले थे वो 1 मंजिल से 2 मंजिल के थे। इस आधार पर पुरातत्व विभाग के लोगों ने ये कहा था भी ये एक क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो कांस्य युगीन तथा साथ ही सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत के अंदर प्रथम स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो के अंदर खुदाई की गई थी तथा सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र या सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था उसके आसपास जब खुदाई की गई थी और वहां जो एक सभ्यता जो दबी पड़ी थी प्राचीन कालीन भारत की उसके बाहर लाने के लिए दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी द्वारा इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व के पटल पर लहरा दिया गया था। तो ये थी सामान्य सी जानकारी भी। इसके खोजकर्ता कौन से? दयाराम साहनी 1920 तथा 1922 के अंदर राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। अब चर्चा करते हैं भी इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था, यानी काल या समय क्या था। तो ये जब सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बारे में हम चर्चा करते हैं तो अनेक विद्वान है एक मत पर नहीं टिके हुए। क्या है? जितने भी विद्वान लोग हैं वो विद्वान लोग एक मत पर नहीं टिके हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का एक मत नहीं है। कोई इसका समय क्या बताता है, कोई इसका क्या समय बताता है। तो उसी प्रकार हम मानते हैं भी पहले नंबर पर जो समय बताया उसका नाम था जॉन मार्शल। ये जो जॉन मार्शल है ये कहता है भी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये आज से लगभग 3250 ईसा पूर्व या से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक पनपी थी। इसी प्रकार दूसरा जो व्यक्ति है जिसका नाम है राधा मुकुंद बनर्जी, यानी राधा
मुकुंद बनर्जी क्या कहता है भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था ये 3250 ईसा पूर्व से पूर्व का समय था। यानी यही देखो हमने पहले भी ये चर्चा की थी भी जो विद्वान है वो एक समय पर एक मत नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दी हैं। उसी प्रकार जो तीसरे नंबर का विद्वान है उसका नाम है व्हीलर। इसका व्हीलर सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या मानता है? 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब जो चौथा सर्वमान्य जो मत है वो क्या है? कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति या C14 पद्धति भी बोलते हैं। ये कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय वो क्या माना जाता है? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और जितने भी विद्वानों ने जो अपने अलग अलग मत दिए हैं समय या काल के अनुसार, उसके अंदर जो सर्वाधिक मान्य मत है वो कौन सा है? कार्बन 14 पद्धति या C14। तो हम लिख सकते हैं सर्वाधिक मान्य मत। सर्वाधिक मान्य मत क्यों दिया गया था? क्योंकि जब हम वैज्ञानिक पद्धति से इसके समय की खोज करते हैं तो ये माना जाता है भी जो मनुष्य की जो अवशेष मिले थे या जो अस्थि पंजर मिले थे उन अस्थि पंजरों के अंदर कार्बन की मात्रा होती है। किसकी? यानी जो हमारी हड्डियां होती है, जो हमारे अस्थि पंजर या जो स्नायु मंडल होता है, उस स्नायु मंडल के अंदर क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। तथा उस कार्बन को जब एक यानी उस कुल कार्बनों की मात्रा कितनी होती है? 14। तथा जब कार्बन की मात्रा 14 होती है तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया भी जो 14 कार्बन है, क्योंकि मनुष्य की हड्डियों के अंदर 14 कार्बन होते हैं और एक कार्बन में घटने में कितना समय लगता है, उसी के आधार पर जो हड्डियां मिली उन हड्डियों के अंदर जो कार्बन की मात्रा मिली उसी कार्बन की मात्रा के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया भी जो समय था वो क्या था? 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। इसी कारण जो कार्बन 14 या C14 पद्धति है इसी को क्या माना जाता है? सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। तो इसी प्रकार ये था इसका कालक्रम, यानी कालक्रम क्या था उसी के आधार पर। और सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? कार्बन 14 पद्धति। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये किस जाति के लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, इसके बारे में, या ये किस वंश थे, इसके बारे में भी जब निर्माण के बारे में या निर्माता के बारे में जब हम प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर भी जिस तरह काल के अंदर जब हम समय की बात कर रहे थे तो उसमें भी जो हमारे इतिहासकार थे उनका एक मत नहीं थे, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे उसके बारे में भी क्या है? इतिहासकार एक मत नहीं है। क्योंकि इसके बारे में भी जब निर्माता के बारे में भी इतिहासकार अपने अपने अलग अलग हिसाब से बताते हैं। कोई इसको द्रविड़ जाति का कहता है, कोई कहते हैं बाहरी जाति के लोग थे, कोई इसको आर्य मानते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको मिश्रित जाति के लोग मानते हैं। यानी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। उसी प्रकार जब हम चर्चा करते हैं तो पहला नाम आता है जॉन मार्शल का। ये जॉन मार्शल आर्यों के निर्माता के बारे में ये क्या कहता है भी जो आर्य थे वे किस जाति के थे? द्रविड़ थे। उसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है लक्ष्मण स्वरूप, ये क्या कहता है भी आर्य थे वो आर्य किस जाति के, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। इसी प्रकार एक और व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर गुप्त। ये क्या कहता है भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे? मिश्रित थे। मिश्रित का मतलब यानी या तो ये आर्य जाति के नहीं हो सकते या आर्य यानी द्रविड़ और आर्य जाति दोनों के मिलन से हो सकते हैं। इस कारण जो डॉक्टर गुप्त है वो क्या कहता है भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? मिश्रित जाति के थे। तो यहाँ पर भी विद्वानों के क्या है? अलग अलग मत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी किसी एक पूर्ण साक्ष्य पर हम नहीं पहुंच सकते भी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या था? यानी ये कहां से लेकर कहां तक फैली हुई थी? तो हम ये कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता तो थी वो केवल सिंधु घाटी के आसपास में ही नहीं पनपी थी। आसपास में नहीं पनपने के कारण हम कह सकते हैं भी वो एक इस सिंधु घाटी के क्षेत्र में ही सीमित नहीं रही थी। इस कारण हम कह सकते हैं भी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात,
व उत्तर प्रदेश। क्यों इसका यानी जो विस्तार क्षेत्र है इतना लंबा चौड़ा कहने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जहां जहां अफगानिस्तान के अंदर जो वर्तमान पाकिस्तान से ऊपर का क्षेत्र है वहां भी खुदाई की गई थी, वहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर जो साक्ष्य मिले थे, या जो अस्थि पंजर मिले थे, या जो प्राचीन कालीन बर्तनों के जो भंडार मिले थे, या जो कोई मुद्रा या मोहर मिली थी, उसी प्रकार की इस बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जब खुदाई की गई थी तो इन क्षेत्रों के अंदर भी वैसे ही यानी उस क्षेत्रों के अंदर वैसे ही साक्ष्य हमें उसी से लगभग मिलते जुलते साक्ष्य प्राप्त हुए। इसी कारण जो पुरातत्व विभाग के जो लोग थे उन लोगों ने कहा था भी ये जो यहाँ की जो सभ्यता है वे सभ्यता किसके समकालीन मानी गई है? सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन मानी गई है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा रोपड़ पंजाब के अंदर, लोथल व जो रंगपुर गुजरात का जो क्षेत्र था वहां, आलमगीरपुर जो यूपी का क्षेत्र है, तथा कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर जो कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में, तथा कोट दीजी हम कह सकते हैं भी कोट दीजी जो पाकिस्तान है, इन क्षेत्रों के अंदर भी सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है हमको अवशेष मिले हैं। और जो सर्वाधिक विशाल मात्रा में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे? कालीबंगा, जहां जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कुछ अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य सी ये जानकारियां थी भी इसका काल क्या था, समय इसका क्या था, इसके निर्माता कौन थे, या हम कह सकते हैं भी इसका जो विस्तार क्षेत्र क्या था। तो अब इसके बारे में हमने सामान्य सी ये चर्चा की है। हम चर्चा करते हैं अपना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न के अंदर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे भी वो ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिस साक्ष्यों के माध्यम से हमको ये पता चलता है भी जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे या जहां खुदाई की गई थी उस खुदाई के अंदर जो ऐसे कौन कौन से साधन हमें मिले हैं, साक्ष्य मिले, या कौन से परिमाण हमारे या परिणाम हमारे सामने है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं भी वहां के लोगों का रहन सहन ऐसा था, आर्थिक अर्थव्यवस्था ऐसी थी, खान पान लोगों का ये था, वेशभूषा ये थी, धार्मिक जो मान्यताएं थी वो ऐसी थी। तो उसी प्रकार जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है नगर निर्माण योजना। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक क्षेत्रों में जब खुदाई की गई थी तो उन खुदाई के अंदर यानी ऐसे साक्ष्य मिले जिसके माध्यम से हम पुरातत्व विभाग के जो व्यक्ति उनके द्वारा यह अनुमान लगाया गया था भी यहाँ के जो लोग रहने वाले थे उन लोगों के रहने का जो स्थान था या जो नगरों का निर्माण था वो किस तरह किया जाता था, उसके अंदर किस प्रकार के जो साधन थे उन साधनों के माध्यम से वो नगरों का निर्माण करते थे। नगरों के अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, नदी या नालियों का निर्माण कैसे किया जाता था। तो इसी हम कह सकते हैं भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नगर निर्माण थी उस नगर निर्माण की प्रमुख हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। जो नगर निर्माण पहली महत्वपूर्ण विशेषता है नगर निर्माण, उस नगर निर्माण के अंदर भी कुछ विशेषताएं हैं भी नगरों का निर्माण कैसे किया जाता था, कैसे ऊंचे ऊंचे जो मकान बनाए जाते थे उन मकानों के अंदर जो मेन मुख्य दरवाजा था वो किधर बनाया जाता था, लोगों के लिए जो मार्ग या पथ हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था। तो नगर निर्माण के अंदर जब पहले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं तो पहला पॉइंट है सड़कें। पहला पॉइंट क्या है? सड़कें। यानी नगर निर्माण के अंदर जो पहला पॉइंट है वो क्या है? सड़कें। तो हम कह सकते हैं भी जो नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो बसे हुए नगर थे वो नगर के अंदर जो सड़कें हुआ करती थी वो सड़कें क्या है? चौड़ी चौड़ी सड़कों के ऊपर बसे हुए नगर थे। चौड़ी चौड़ी यानी जो हम कह सकते हैं भी जो नगरों का निर्माण किया गया था उस नगरों तक पहुंचने के लिए जो आवागमन का जो मार्ग होता है या जो सड़क होती है वो क्या थी? चौड़ी और विशाल हुआ करती थी तथा सीधी हुआ करती थी। और ये जो सड़क थी ये सड़क पूर्व से पश्चिम, ये सड़क पूर्व से पश्चिम, पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती थी। यानी ये जो सड़कें हुआ करती थी ये पूर्व से पश्चिम, तो हम कह सकते हैं भी जो सड़कें थी पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे जाती थी तथा उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हम कह सकते हैं भी जो सड़कें थी वो सड़कें किस पर बनी हुई थी? समकोण पर बनी हुई थी।
किसके ऊपर, यानी समकोण पर, हम कह सकते हैं भी चौराहे पर, कह सकते हैं भी चौराहे पर बनी हुई थी। तथा ये जो सड़कें थी, ये सड़कें एक दूसरे को क्या है, समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। तो हम कह सकते हैं जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, तो इस मोहनजोदड़ो के अंदर जो सड़कें बनी हुई थी या जो सड़कों के साक्ष्य मिले, वो सड़कें क्या थी, यानी सड़कें थी जो मिट्टी की बनी हुई होती थी। सड़कें क्या थी, मिट्टी की बनी हुई थी। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इन सड़कों की चौड़ाई कितनी थी, 33 फुट। कितनी थी, 33 फुट। तो इन सड़कों के माध्यम से भी हमको प्राचीन कालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो सिंधु घाटी इस नगर निर्माण का दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, नालियां। क्या है, नालियां। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है नालियां। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में जब खुदाई की गई थी तो उन खुदाई के अंदर पुरातत्व विभाग के जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों को नालियों के भी साक्ष्य मिले हैं। भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो बसने वाले लोग थे वो अपने घर का जो पानी था उस पानी को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते थे, बड़ी बड़ी नालियों का प्रयोग करते थे। तथा ये नालियां एक व्यवस्थित तरीके से इसके अंदर से पानी जा करके और एक यानी जो गंतव्य स्थान होता था पानी का वहां तक जाती थी। तो हम कह सकते हैं भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नालियों की व्यवस्था थी वो भी क्या थी, समुचित थी। कुछ नालियों के जो साक्ष्य मिले, उस नालियों की चौड़ाई कितनी है, 9 इंच। उस नालियों की चौड़ाई कितनी बताई गई, 9 इंच थी। तथा इन नालियों का जो निर्माण था वो निर्माण किससे किया जाता था, पक्की ईंटों से। इन नालियों का निर्माण किस लिए किया जाता था, पक्की ईंटों से। इस कारण ही इतिहासकारों ने यह कहा है भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। क्यों, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं या जो नालियों का अपने घर से जो पानी निकालने का जो साधन है, नालियां थी, वो बड़े बड़े नगरों में उस समय हुआ करते। नगर निर्माण की जब हम तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता की चर्चा करते हैं वो है स्नानागार। अब देखो ये स्नानागार के साक्ष्य कहां मिले थे, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई थी 1922 के अंदर, तो उस समय मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिले थे या उनके अवशेष मिले थे या जो उनकी भग्नावशेष अवस्था होती है वो मिली थी। तो ये जो स्नानागार था ये 108 फुट चौड़ा व 108 फुट लंबा, इसकी लंबाई व चौड़ाई क्या थी, 108 फुट ही चौड़ा और 108 फुट ही क्या था, लंबा था। और ऐसे 108 फुट चौड़े व 108 फुट लंबे एक स्नानागार का साक्ष्य मिला है, कहां, मोहनजोदड़ो के अंदर। और इसके अंदर हम कह सकते हैं भी इस जो मोहनजोदड़ो के अंदर स्नानागार था, इस स्नानागार के अंदर एक कुंड बना हुआ था। क्या बना हुआ था, कुंड। और इस स्नानागार को यह मान करके इतिहासकारों ने अनुमान लगाया भी कभी सामूहिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इस यानी जो स्नानागार की जो कुंड थी उस कुंड के अंदर सामूहिक रूप से क्या करते थे, स्नान किया करते थे। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं एक कुंड मिली है और इस कुंड की चौड़ाई कितनी है, 39 फुट। इस कुंड की चौड़ाई कितनी है, 39 फुट हम कह सकते हैं, 39 फुट इसकी चौड़ाई है। तथा ये जो कुंड है ये कितना है, 23 फुट लंबा है। कुंड कितना है, 23 फुट। नाम कुंड की चौड़ाई कितनी है, 39 फुट और लंबाई कितनी है, 23 फुट। तथा ये जो कुंड है इस कुंड की गहराई कितनी है, 8 फुट। तो इसी आधार पर जो साक्ष्य मिले, इन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा गया भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो भवन निर्माण था उस भवन निर्माण के अंदर किसका, स्नानागार का भी क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। और इस जो स्नानागार के अंदर जो कुंड बने हुए थे उन कुंडों पर नीचे जाने के लिए क्या बनी हुई थी, पक्की ईंटों से क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां भी बनी हुई थी, सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इसी आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये क्या थी, नगरीय प्रधान सभ्यता थी। इसी नगर निर्माण की जो चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, सफाई व रोशनी की उचित व्यवस्था। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के अंदर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाए हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था उस नगर के अंदर सफाई व रोशनी की क्या थी, उचित व्यवस्था थी। और जो सड़कें हुआ करती थी उस सड़कों को हमेशा ही क्या रखा जाता था, साफ व सुथरा रखा जाता था।
हम कह सकते हैं भी पूर्ण रूप से स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था, तथा इन जो सड़कें हुआ करती थी या जो सड़कों के ऊपर जो लाइटें थी उनके समय समय पर क्या है सार संभाल भी की जाती थी, तथा जो नगर की मुख्य सड़कें हुआ करती थी उस सड़कों के ऊपर जो कूड़े करकट था, क्या कूड़े व करकट के लिए डिब्बे रखे जाते थे, किसके कूड़े व करकट के लिए प्लास्टिक के डिब्बे रखे जाते थे ताकि सड़क के ऊपर गंदगी ना फैलाया जा सके। इस प्रकार नगर निर्माण सभ्यता के अंतर्गत सफाई व रोशनी की भी क्या थी उचित व्यवस्था थी। पांचवी जो विशेषता है वो है भवन निर्माण। पांचवी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है भवन निर्माण। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के अंदर कुछ ऐसे हमको साक्ष्य मिले हैं जिसके अंदर प्राय जो मकान या भवन बनाए जाते थे उन भवनों के अंदर किसका प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। किस ईंटों का, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, तथा इन मकान जो बनाए जाते थे वो मकान प्राय 2 मंजिले हो सकते हैं, दो या तो 1 मंजिल या 2 मंजिले हो सकते हैं। ऐसे 2 मंजिलों के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी हमें प्राचीन कालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर व्यवस्था थी उस नगर व्यवस्था के अंदर हमको जो मकान थे वो मकान एक छत के ऊपर भी हो सकते हैं या 2 मंजिला हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वहां क्या है सीढ़ियों के जो साक्ष्य मिले, उन सीढ़ियों से के साक्ष्यों पर हम कह सकते हैं भी यहाँ के जो लोग थे ऊपरी मकान की छत पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, सीढ़ियों का प्रयोग करते थे, तथा ऊपर की जो छत थी उस ऊपर की छत का जो पानी था या बरसात के अंदर जो पानी था उस पानी को निकालने के लिए क्या है परनाले भी बने हुए थे, या तो वो परनाले मिट्टी के बने हुए थे या लकड़ी के परनाले बनाए जाते थे जिसके माध्यम से छत के पानी को यानी नीचे उतारा जा सके। तथा इन लोगों का जो घरों के दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़क पर न खुल कर क्या मुख्य सड़क पर न खुल करके और किधर की ओर खुलते थे, यानी गलियों के मुख्य द्वार की ओर यानी सड़क के पीछे की साइड में। तो हम कह सकते हैं भी जो भवन निर्माण था उस भवन निर्माण के अंदर भी यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी सामाजिक अवस्था के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे भी जो समाज था उस समाज के अंदर परंपराएं कैसी थी, रीति रिवाज उस समाज के कैसे थे, उस समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो ये जो सामाजिक अवस्था थी, इस सामाजिक अवस्था का जो पहला पॉइंट है वो है सामाजिक संगठन। जो सामाजिक संगठन था या जो समाज था, इस समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था या 4 भागों में अलग अलग वर्ग बना दिए गए थे। जिस तरह पहला जो वर्ग है, इसी के अंदर जो पहला वर्ग है वो है बुद्धिजीवी वर्ग। क्या है? बुद्धिजीवी वर्ग। 3 वर्गों को पुरोहित, चिकित्सकों तथा ज्योतिषिकों के किस वर्ग में रखा गया था? सामाजिक संगठन के अंतर्गत बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर। दूसरा जो वर्ग था वो क्या था? योद्धा वर्ग। दूसरा जो वर्ग था वो कौन सा था? योद्धा वर्ग। और योद्धा वर्ग के अंतर्गत किसको रखा गया था? क्षत्रियों को। वे लोग जो युद्ध के अंदर कुशल निपुण हुआ करते थे। तीसरा जो व्यापारी वर्ग था, इस व्यापारी वर्ग के अंदर व्यापारी दूसरे कौन से थे? शिल्पी या कलाकार। शिल्पी या कलाकार, इनको किस वर्ग में रखा गया था? व्यापारी वर्ग के। चौथा जो महत्वपूर्ण वर्ग कौन था? श्रमिक। और इस श्रमिक वर्ग के अंदर मजदूर, श्रमिक आदि को रखा गया। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है भोजन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब भोजन किया करते थे या जो खाना बनाते थे उस खाना के अंदर खाने बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते थे? तो हम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी भी थे प्लस मांसाहारी भी थे। यानी शाकाहारी भी थे और क्या थे? मांसाहारी थे। क्यों? क्योंकि ये जो लोग थे ये शाकाहारी तो इसलिए होते थे क्योंकि ये गेहूं, जौ, चना आदि, गेहूं, जौ, चना, खजूर आदि का उपयोग करते थे, तथा साथ ही साथ इसके अतिरिक्त मांस, अंडे यानी मछली, इन सब का भी प्रयोग करते थे। तथा इनके साथ में हम कह सकते हैं भी वो शाकाहारी भोजन भी करते थे और साथ साथ में भी अपने यानी हम कह सकते हैं भी सब्जी या दाल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? मांस का भी प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वो सामाजिक संगठन था। यानी जो मनुष्य का एक समाज के अंदर जो जीवन होता है उस जीवन को यापन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? भोजन होती है। उस भोजन के अंदर वो लोग शाकाहारी भोजन का भी उपयोग करते थे और मांसाहारी भोजन का भी उपयोग करते थे। इसी प्रकार सामाजिक संगठन की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? आभूषण।
तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? आभूषण। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जब खुदाई की गई थी तो उस खुदाई के अंदर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे साक्ष्य या गहने मिले हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो आभूषण हैं उन आभूषणों को स्त्री व पुरुष दोनों ही प्रयोग करते थे। कौन? स्त्री व पुरुष दोनों ही प्रयोग करते थे। जिस प्रकार वर्तमान समय में महिलाएं अपने जो आभूषण है वो अलग पहनती है और पुरुष भी अलग अलग पहनते हैं, तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या थे? आभूषणों के बहुत शौकीन थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पुरुष थे, यानी जो पुरुष थे वो पुरुष हार, पुरुष किसका किसका प्रयोग करते थे? हार, कुंडल, कड़े व बींटियां, कड़े व बींटियां, इन सब चीजों का प्रयोग कौन करते थे? पुरुष। तथा इसके विपरीत जो महिलाएं थी वो महिलाएं अपने गले में हार, अपने हाथों में कड़े, यानी अपने कानों के अंदर बालियां, हाथों के अंदर चूड़ियां तथा नाक के अंदर नथिया चूप तथा पैरों के अंदर पायजेब, इस प्रकार के जो आभूषण है उन आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे। उस विशेषता क्या है? श्रृंगार। कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह भी मिला है भी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के अंदर कुछ, यानी जो मनुष्य की जो श्रृंगार साधन की जो सामग्रियां होती है उन सामग्रियों के भी साक्ष्य मिले। तो हम कह सकते हैं जो सिंधु निवासी थे वो सिंधु निवासी क्या है? श्रृंगार के अंदर श्रृंगार का भी भली भांति प्रयोग करते थे। क्यों? क्योंकि सिंधु निवासियों के अंदर जो केस श्रृंगार था उसमें बहुत रुचि थी, यानी जो बाल बनाने की जो परंपरा थी उस परंपरा के अंदर उन लोगों की बहुत ही रुचि थी। इसके अंदर जो स्त्रियां हुआ करती थी वो स्त्रियां अपने बालों को पीछे करके और अपनी जो बीच की जो हम कह सकते हैं जो ये बीच की जो रेखा होती है उस रेखा के अंदर सिंदूर वगैरह लगाती थी। तथा कुछ जो महिलाएं थी वो अपने श्रृंगार के प्रति जो चोटियां बनाती थी अपने बालों का घेरा बनाकर तथा उन चोटियों को क्या है? फीते से बांध लेती थी, या उनको हम कह सकते हैं वर्तमान समय के अंदर जो जूड़ा प्रथा है वो प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। तथा इसके अतिरिक्त जो महिलाएं थी वो महिलाएं अपने आंखों को श्रृंगारने के लिए काजल का प्रयोग करती थी, काजल का प्रयोग अपने होठों पर लगाने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग करती थी तथा अपना जो शरीर है उस शरीर को सौंदर्य देने के लिए अनेक प्रकार के उपटनों या पाउडरों का भी प्रयोग करती थी। तो हम कह सकते हैं भी सामाजिक संगठन के अंदर श्रृंगार का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उसी प्रकार जब हम पांचवी इसकी विशेषता को करते हैं तो पांचवी जो विशेषता है वो है वेशभूषा, यानी यहाँ के लोगों का पहनावा कैसा था। वेशभूषा यानी यहाँ के लोगों का पहनावा कैसा था, कैसे कपड़े पहनते थे। तो यहाँ के जो लोग थे वो लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करते थे। किसका? वेशभूषा के अंदर ऊनी और सूती वस्त्रों का ज्यादा उपयोग करते थे। तथा यहाँ जो अमीर वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वो अमीर वर्ग के लोग अपनी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए, जिस तरह प्राचीन कालीन समय में राजा महाराजाओं द्वारा अपने हाथों में दुपट्टा यानी सिर के ऊपर जो मुकुट, ऐसे प्रकार के भी यानी जो साक्ष्य मिले वो भी हमको मिले हैं। किसके अंदर? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। और यहाँ के जो अमीर लोग थे वो अमीर लोग अपने कपड़ों के लिए क्या करते थे, यानी उन कपड़े पहनने के बाद में उसके ऊपर कंधे से एक यानी जो उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था उस शॉल का भी प्रयोग करते थे। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है वो है कृषि। क्यों? क्योंकि जो हमारी मुख्य आज भी वर्तमान समय में हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई है? कृषि पर। तो हम कह सकते हैं भी जो सिंधु निवासी थे उस सिंधु निवासियों का जो मुख्य व्यवसाय था, क्या मुख्य व्यवसाय था? वो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। मुख्य व्यवसाय था, कृषि था। इस कृषि के अंतर्गत वो क्या करते हैं, यानी अनेक फसलों का उपयोग करते थे, जिस तरह गेहूं, जौ, चावल, खजूर आदि इन सब फसलों को भी उगाया करते थे। इसके साथ में मटर और कपास, इन सब चीजों के भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत साक्ष्य मिले हैं। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है? कृषि भी करते थे। क्यों? कृषि के जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? कालीबंगा के अंदर। और कालीबंगा के अंदर क्या है, यानी जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले वो किसको प्रदर्शित करते हैं? भी वो प्राचीन कालीन जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कृषि भी करते थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पशुपालन।
अब देखो प्राचीन कालीन समय के अंदर अगर लोग कृषि करते हैं, यानी वर्तमान समय में तो जो लगभग कृषि वो किस पर आधारित है, मशीनीकरण पर आधारित है, लेकिन प्राचीन काल के समय में जब कृषि की जाती थी तो वो कृषि मुख्य रूप से किसके ऊपर आश्रित थी, पशुओं के ऊपर आश्रित थी, क्योंकि चाहे वो बैल हो चाहे कोई और पशु हो, उसी से भूमि को जोता जाता था। तो हम कह सकते हैं भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है, कृषि के साथ साथ भी उसकी जो मुख्य व्यवसाय था या उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था का साधन था वो क्या था, पशुपालन भी था। और पशुपालन के अंदर वो लोग गाय, बैल, भैंस, सुअर, भेड़, बकरी आदि सब चीजों का क्या करते थे, पालन करते थे तथा इन पशुओं को पालते थे तथा इन पशुओं के अतिरिक्त जो वन्य जीव प्राणी थे उनके भी शौकीन थे, जिस तरह बंदर थे, हिरण थे, गेंडा, खरगोश आदि सब इन चीजों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं भी जो कृषि के साथ साथ आर्थिक अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था, पशुपालन भी था। जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है, उद्योग और धंधे। उद्योग धंधे। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग उद्योग धंधे भी किया करते थे, यानी छोटे छोटे अपने स्तर पर उद्योगों का निर्माण करते थे। जिस प्रकार सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग ऊनी सूती वस्त्रों के छोटे छोटे उद्योग लगाया करते थे। किसके, ऊनी सूती वस्त्रों के उद्योग भी, साथ ही साथ में जो धातु के पत्थर थे उस धातु के पत्थरों से भी अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। हम कह सकते हैं भी जिस प्रकार जो सवर्णकार हुआ करता था, क्या सवर्णकार ये सुनार का कार्य किया करता था। जो कुम्हार था वो कुम्हार अपने उद्योग के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता था। उसी प्रकार जो कारीगर थे या जो लकड़ी के कारीगर थे वो क्या है, लकड़ी से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। तो हम कह सकते हैं भी यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है, उद्योग धंधों के अंदर भी क्या थे, निपुण थे। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर क्या है, व्यापार का भी जरिया करते थे। क्यों, क्योंकि सिंधु निवासियों के अंदर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले खुदाई से जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है, व्यापार, उसके अंदर जो व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था थी वो भी क्या भी थी, उन्नत व्यवस्था थी। क्यों, क्योंकि उस समय यह माना जाता है जो व्यापार और वाणिज्य का जो मुख्य केंद्र थे वो कौन कौन से थे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को वाणिज्य और व्यापार का क्या माना जाता है, मुख्य केंद्र माना जाता है। किस किस को, और जो मुख्य केंद्र थे यहां से चांदी, टिन, सोना, तांबा आदि जो धातुएं थी उन धातुओं को अफगानिस्तान से भारत के अंदर क्या है, अफगानिस्तान व ईरान आदि देशों से भारत के अंदर मंगवाई जाती थी। किसके, अफगानिस्तान और ईरान से भारत के अंदर मंगवाई जाती थी। तथा जो बदखसा जो क्षेत्र था, क्या जो बदखसा जो क्षेत्र था वहां के जो कीमती पत्थर है उन कीमती पत्थरों का भी क्या है, वाणिज्य और व्यापार हुआ करता था। तो इस प्रकार जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो किसके आधार पर आधारित थी, कृषि, फिर उसके बाद में पशुपालन, तीसरा उद्योग धंधे और चौथा क्या था, व्यापार। तो यहां हम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो भी क्या थी, बहुत ही सुव्यवस्थित तौर तरीके से थी। धार्मिक अवस्था, और इस धार्मिक अवस्था के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म क्या था, वो देवी देवताओं को किस रूप में पूजते थे, या उनके जो देवी देवता थे उनका जो साक्ष्य प्रतीक था वो कौन कौन सा था, और किस माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोगों के अंदर धार्मिक व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण प्रचलित थी। तो इसके अंदर जो पहली जो विशेषता है ये शिव की उपासना। पहली जो विशेषता है वो क्या है, शिव की उपासना। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की जा रही थी तो उस खुदाई के अंदर एक ऐसी मुद्रा मिली है, क्या, सिंधु घाटी की खुदाई के अंदर एक ऐसी मुद्रा मिली है, उस मुद्रा को हम कह सकते हैं, उस मुद्रा मिली है जिसके ऊपर एक देव की मूर्ति है। यानी ये जो मुद्रा है इस मुद्रा के ऊपर क्या है, देव की मूर्ति है। और इस देव की मूर्ति, ये जो देव बैठा है ये देव क्या है, त्रिमुखी है। क्या है, ये जो देव त्रिमुखी है। और इस जो देव बैठा है इस देव के चारों ओर 4 पशु बैठे हैं। क्या, चारों ओर 4 पशु बैठे हैं। इसी पशुओं
कोई आधार मानकर हम कह सकते हैं ये जो देव है इसके 3 मुख हैं और ये योगासन की मुद्रा पर एक पत्थर की क्या है शिला पर बैठा है और इस शिला के चारों ओर क्या है 4 पशु अलग अलग बैठे हैं तथा इस जो मुखी यानी जो मूर्ति है इस मूर्ति के 3 मुख हैं। तो हम कह सकते हैं भी ये जो चारों ओर पशु बैठे हैं इस मूर्ति या ये जो मुद्रा मिली है इस मुद्रा को प्रतीक मान करके और जो जॉन मार्शल है इतिहासकार उसने ये कहा है कि ये जो मूर्ति है ये मूर्ति किसकी है, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है धार्मिक अवस्था के अंतर्गत वो है मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा। अब देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो अन्य जगहों की जब खुदाई की गई थी तो उन खुदाई के अंदर अनेक ऐसी मातृ शक्ति या कह सकते हैं भी अनेक ऐसी स्त्रियों की क्या है पत्थर की बनी हुई या ताम्र पत्थर पर बनी हुई ऐसी अनेक मूर्तियां मिली है जिसके आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो समाज कौन सा था, मातृत्वात्मक समाज था और यहाँ पर मातृ देवी के रूप में भी उसकी पूजा की जाती थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, पशु पूजा, यानी अलग अलग पशुओं को भी क्या किया जाता था यहाँ पर पूजन किया जाता था। उसी प्रकार जो चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, वृक्ष पूजा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति के अंदर जो वृक्ष है इस वृक्ष को आराध्य मान करके और उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। उसी प्रकार हम कह सकते हैं भी एक जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक ऐसी यानी वो एक ऐसी मुद्रा मिली है या एक सा साक्ष्य मिले जिसके आधार पर एक महिला के गर्भ से एक वृक्ष को निकलते हुए दर्शाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अनुमान लगाया गया भी ये हो सकती है वहां की प्रकृति की देवी की पूजा हो। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य जल की भी पूजा करते थे, प्रतीक की भी पूजा करते थे, जिस प्रकार नागों को अपना प्रतीक मानकर उनकी पूजा करना। साथ ही साथ ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है, जादू टोनों पर भी अत्यधिक विश्वास करते थे। इस कारण हम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो धार्मिक अवस्था थी वो धार्मिक अवस्था के बारे में हमको भी सिंधु घाटी सभ्यता के माध्यम से हमको वहां के लोगों का जो बसाव था या जो रहन सहन था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। पांचवी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, कला। अब देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे ना वो अनेक प्रकार की कलाओं में भी दक्ष थे। किस प्रकार, अनेक प्रकार की कलाओं में भी दक्ष थे। जिस प्रकार मूर्ति कला, मूर्तियों को अलग अलग पत्थरों के माध्यम से उनका रूप देना या किसी ताम्र पत्थर के ऊपर या किसी अन्य जो कांस्य थे उनके ऊपर मूर्तियों का अलग अलग रूपांतरण करना। तो हम कह सकते हैं भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कला निर्माण में भी क्या थे, दक्ष थे। तो इस कला अवस्था के अंतर्गत कुछ एक 3-4 एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है या उनकी विशेषता है उसके बारे में। तो पहली जो विशेषता है वो क्या है, मूर्ति कला। मूर्ति कला तो हम कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मूर्ति कला के अंदर भी क्या थे, निपुण थे। यानी चाहे वो पत्थर हो चाहे वो लकड़ी हो, उन सब के की खुदाई करके या उनको खराद के माध्यम से क्या है एक मूर्ति का रूप दे देना। चाहे वो मूर्ति उसको मिट्टी से बनाई जाए या उसको मूर्ति कला के अंदर हम कह सकते हैं भी मूर्ति मिट्टी से भी बनाई जाती और पत्थर से भी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। अब देखो अधिकतर जो मूर्तियां हुआ करती थी वो या तो किसी देव की थी या किसी देवी को प्रतीक मानकर की जाती थी तथा ये जो मूर्तियां थी यानी ये जो मूर्ति थी ये मूर्ति या तो लाल रंग की हो सकती है या काले पत्थर से बनी भी हो सकती है। तो ये इस मूर्तियों को आधार मानकर इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन लोगों के अंदर कलाओं का भी यानी विभिन्न प्रकार की कलाओं का भी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं भी महत्वपूर्ण स्थान था। उसी स्थान के अंतर्गत जो पहली क्या है, मूर्ति कला, मूर्तियों का निर्माण करना भी उनकी एक विशिष्ट कला थी। उसी प्रकार इस कला अवस्था के अंदर जो दूसरी अवस्था है वो क्या है, चित्रकला। दूसरी अवस्था क्या है, चित्रकला। यानी अनेक ऐसे साक्ष्य मिले हैं खुदाई के अंदर जिसके माध्यम से हम कह सकते भी यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग जो चित्रकला या जो चित्रकारी करने के अंदर भी निपुण थे। क्यों? क्योंकि कई स्थानों की जब खुदाई की गई थी तो उस खुदाई के अंदर हमको ऐसी मोहरें मिली है या ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके ऊपर बैल, बाघ या भैंस आदि जानवरों के क्या है चित्र
आदि जानवरों के क्या है चित्र चित्रित किए गए हैं, जिसके माध्यम से ये अनुमान लगाया गया भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है चित्रकला में भी क्या थे निपुण थे। बर्तन निर्माण कला। अब देखो कुछ खुदाई के अंदर ऐसे प्राचीन कालीन बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों के ऊपर जो सुंदर चित्रकारी की गई थी या जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, उस बर्तन बनाने के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उस बर्तनों के ऊपर अलग अलग चित्रकारी की जाती थी, चाहे वो चित्रकारी पशु पक्षियों की हो या चाहे वो चित्रकारी उस यानी जो मिट्टी के बर्तन थे उस मिट्टी के बर्तन पर के ऊपर क्या है या तो वो पशु पक्षियों के चित्र हो सकते हैं या पेड़ पौधों के। तो इसके आधार पर भी उन्होंने यही अनुमान लगाए हैं भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग जो बर्तन बनाते थे उसके अंदर जो बर्तन बनाने की कला थी उस कला में भी वो क्या थे दक्ष थे। उसी प्रकार इसके अंदर जो चौथी महत्वपूर्ण कला है यानी जो चौथी महत्वपूर्ण कला है वो है लेखन कला। लेखन कला यानी लिखने का जो कार्य था वो भी क्या था उस समय बहुत अच्छा हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लेखन कला थी उस लेखन कला से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के क्या थे परिचित थे। क्यों? क्योंकि ये जो लेखन कला थी इस लेखन कला के अंदर वो लोग भाव चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते थे। किसका? भाव चित्रात्मक शैली, यानी ऐसे अलग अलग प्रकार के मान लीजिए भी ये एक चित्र बनाया गया इसके आधार पर ये अनुमान लगा दिया गया, ये एक चित्र बना दिया गया इसके आधार पर ये, यानी सिर्फ भावों को प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाए जाते थे। उसी भावों को देखकर यहाँ के लोग ये अनुमान लगा देते थे भी ये चित्र इसका है। और भाव चित्रात्मक लिपि, और ये जो लिपि हुआ करती थी ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी हम तो जो लिखते हैं हम तो बाएं से दाईं ओर चलते हैं और ये जो लिपि थी ये लिपि दाएं से बाईं ओर इस प्रकार लिखी जाती थी, इस प्रकार दाएं से बाईं ओर इस प्रकार ये भाव चित्र जो चित्रात्मक लिपि थी उन चित्रात्मक लिपियों का प्रयोग करते थे। और हम कह सकते हैं भी इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला अवस्था थी उसके अंदर लेखन कला का भी क्या था महत्वपूर्ण स्थान था। तो में हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व। अब देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता का महत्व हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि जो प्राचीन कालीन जो इतिहास है उस इतिहास में सिंधु घाटी जो सभ्यता है उस सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण क्या है स्थान है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर या लगभग हम कह सकते हैं विश्व स्तर के अंदर जो पहली महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। तथा इस सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व पटल पर लाने का जो कार्य किया वो किया था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो सैंधव लोगों के जो लोग थे उन लोगों का जो धार्मिक जीवन, उस धार्मिक जीवन का जो हमारा वर्तमान अब जो समय है उस हिंदू धर्म पर भी क्या है देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत भी अब भी वर्तमान समय में लोग वृक्ष पूजा, मातृ देवी की पूजा, किसी देव का अपना प्रतीक मानकर उसकी पूजा करना। धन्यवाद।